Hello everyone, a very warm welcome to the Safal batch for CUET. I am Renu Shokan and I'll be teaching you the subject of legal studies for your CUET. So before we begin with today's class, I would like to give a brief introduction about myself. So I have been teaching for past 3 years for various law entrance examinations, जिसमें आपका CLAT covered है, SLAT covered है, ALET covered है from the UG as well as PG perspective. And apart from this, I myself have appeared for various judicial service exams and have cracked them too. And also, I have cleared my UGC NET exam in my first attempt. So with this background, let us proceed with today's class, जिसमें हम basically discuss करेंगे कि CUET है क्या और legal studies का पेपर का क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या आपके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और सिलेबस क्या होगा. So सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं CUET के बारे में. तो CUET है क्या बेसिकली? CUET इज योर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, जिससे एक कॉमन टेस्ट से आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं, बीकॉम, बीबीए, डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं. और वैसे ही अगर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट या अपना डोमेन सब्जेक्ट लीगल स्टडीज चूज करते हैं तो आप बीए एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं. सो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दी CUET. नाउ लेट अस प्रोसीड विद टुडेज क्लास. So our class today will be divided into 4 broad categories, जिसमें हम 4 चीजें डिस्कस करने वाले हैं, which will be, first thing will be your paper format, कि आपके पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विल बी योर सिलेबस, कि आपके जो पेपर का पैटर्न है, जो उसमें सिलेबस है, वो कहाँ से आएगा और क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उसमें. थर्ड विल बी योर प्रीवियस ट्रेंड. दिस विल बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर, जो लास्ट ईयर आपका लीगल स्टडीज का पेपर हुआ है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस यूनिट में से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं. वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल. देन लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी योर स्ट्रेटेजी, where I will be discussing with you certain strategies and tips on the basis of my teaching experience and the fact that I myself have appeared for various examinations. तो उसके basis पर मैं आपके साथ कुछ tips discuss करूंगी which will help you score good marks. So let's proceed to the paper format. तो paper format में हम discuss करेंगे broadly कि आपके पेपर का pattern क्या रहने वाला है. तो पेपर का पैटर्न आपका बेसिकली ऐसे है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज और 3 सेक्शंस. नाउ लेट्स सी वो 3 सेक्शंस क्या क्या हैं. तो फर्स्ट सेक्शन विल बी योर लैंग्वेज पेपर. इसमें बेसिकली आपको 2 लैंग्वेजेस चूज करनी होंगी और वो 2 लैंग्वेजेस के बेसिस पर आपका पेपर होगा. सेकेंड विल बी योर डोमेन सब्जेक्ट्स. इसमें आपके पास 27 सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, 27 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जिनमें से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको BLLB में एडमिशन लेना है तो यू विल हैव टू चूज लीगल स्टडीज एज वन ऑफ दोज डोमेन सब्जेक्ट्स. तो कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं आप? 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स. ऑलराइट. थर्ड थिंग विल बी योर GT, दैट इज योर जनरल टेस्ट, जिसमें बेसिकली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा. सो दिस इज द ब्रॉड पेपर पैटर्न कि आपके 3 सेक्शंस होंगे. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं? हर डोमेन सब्जेक्ट में, इन ईच domain subject there will be broadly 50 questions. So 50 questions will be given to you for each domain subject, और उसमें से आपको attempt कितने करने हैं? You have to attempt 40 questions out of these 50 questions. तो जो आपका फाइनल स्कोर कार्ड है वो इन 40 क्वेश्चंस के बेसिस पर डिसाइड होगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल दीज 50 क्वेश्चंस. तो दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. इसके बाद हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं कि आपको टाइम कितना मिलेगा. एक डोमेन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम अवेलेबल है आपके पास? दैट इज अप टू 45 मिनट्स.
ऑल राइट, अब इसी का हम मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं कि फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन यू विल बी लूजिंग 1 mark. So that will be the marking scheme. So what it will be like? For each correct you will be getting 5 marks and for each wrong answer you will be, ये आपके 5 marks ऐड हो जाएंगे और ये आपका 1 नंबर लूज हो जाएगा. सो दिस इज द बेसिक एग्जाम पैटर्न जो सीयूईटी का आपका रहने वाला है. इसके बाद हम नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिलेबस फॉर योर लीगल स्टडीज. तो सिलेबस क्या रहने वाला है आपका, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपके पेपर का लीगल स्टडीज का सोर्स क्या रहने वाला है. सोर्स विल बी योर एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड लीगल स्टडीज बुक. तो जो आपका पूरा पेपर है वो 12th क्लास की लीगल स्टडीज की बुक पर ही बेस्ड होगा. उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे और बाहर से कुछ भी कवर नहीं होगा. सो व्हाट विल बी द सोर्स? सोर्स इज योर 12th क्लास लीगल स्टडीज बुक. ऑल राइट, इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके लीगल स्टडीज में कितने चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं. वी विल बी डिस्कसिंग देम ब्रीफली, एक एक करके. बाकी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस हैव अ लुक एट दोस टॉपिक्स कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं. तो फर्स्ट वन बीइंग इंट्रोडक्शन टू जुडिशरी. तो फर्स्ट चैप्टर विल बी रिलेटेड टू जुडिशरी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनका रिमूवल कैसे होता है, उनका रिटायरमेंट एज क्या है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी कंट्री में कितने टाइप्स ऑफ कोर्ट्स है या लेवल ऑफ कोर्ट्स कौन कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनकी फंक्शनिंग क्या है. कोर्ट्स के अलावा हमारे पास और कौन सी सिमिलर बॉडीज हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन आवर फर्स्ट चैप्टर. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड चैप्टर. तो सेकंड चैप्टर विल बी योर वेरियस लॉज. अब देखते हैं इनमें कौन कौन से लॉज आपके कवर्ड हैं. तो फर्स्ट विल बी योर प्रॉपर्टी लॉ. ठीक है, तो प्रॉपर्टी लॉ में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, हम प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, या ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. क्या हम एक छोटे बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या हम जो एक अभी तक देयर इज समवन हु इज अनबॉर्न पर्सन को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड अंडर द हेडिंग ऑफ प्रॉपर्टी लॉ. इसके अलावा हम एक और इसमें इंटरेस्टिंग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट विल बी योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? अगर आप लोगों ने कॉपीराइट का नाम सुना होगा, ट्रेडमार्क का नाम सुना होगा, पेटेंट्स का नाम सुना होगा, ये सब चीजें क्या हैं? जो भी प्रॉपर्टी हमने हमारे क्रिएशन ऑफ माइंड से बनाई है. सपोज आपने कुछ इन्वेंट किया है, तो उस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं. सो दैट वे प्रॉपर्टी लॉ में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज वन कैटेगरी. इसके बाद जो सेकेंड आपका टॉपिक होगा इसमें, दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ. कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इसको डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि हम कहीं प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं तो भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम पढ़ेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है और कौन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है और कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है. तो ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लॉ ऑफ क्राइम्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईपीसी. आईपीसी क्या है? अपना इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड में क्या है? आपके वेरियस काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस डिफाइंड हैं, जिसमें मर्डर भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकता है, रॉबरी भी हो सकता है. तो वो सब ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है कि किस एक्ट को हम थेफ्ट कहेंगे, किस एक्ट को हम रॉबरी कहेंगे, किस एक्ट को हम
रेप कहेंगे, किस एक्ट को हम मर्डर कहेंगे, और उनकी पनिशमेंट्स डिफाइन है। सो लॉ ऑफ क्राइम्स में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इसी का लॉ ऑफ क्राइम्स का एक और पार्ट है हमारे पास, दैट इज द एविडेंस लॉ, कि कब कब और कौन इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, किस तरह के एविडेंस कलेक्ट करे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए सैंपल, ब्लड सैंपल, फिंगर नेल्स, तो ये सब चीजों का भी हम डिस्कशन एविडेंस लॉ में करेंगे। इसके बाद जो अब हमारी नेक्स्ट पार्ट है इसी का, दैट इज रिलेटेड टू प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रोसीजर में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, ट्रायल के बारे में, कि इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करता है, कब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगली स्टेज क्या होती है हमारी ट्रायल, ट्रायल कौन कंडक्ट करता है, जज, तो उसका क्या आउटकम हो सकता है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ योर लॉज। So next topic that we will be discussing is the concept of टॉर्ट्स। तो टॉर्ट्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ माइनर ऑफेंसेस मतलब जैसे कि आपने नेग्लिजेंटली किसी को हर्ट कर दिया, आपकी इंटेंशन नहीं थी बट बिकॉज ऑफ योर एक्ट समबडी इज हर्ट, या किसी को कोई लॉस हो जाता है, तो माइनर ऑफेंसेस की पनिशमेंट के लिए हम कहाँ जाते हैं, हम टॉर्ट्स में जाते हैं, जहां पर मैक्सिमम पनिशमेंट क्या दी जा सकती है किसी को भी, उस पर सिर्फ फाइन इम्पोज किया जा सकता है, उसको हम डेथ पेनल्टी नहीं देते हैं या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या किसी भी तरह की इम्प्रिजनमेंट नहीं होती है। इट इज जस्ट पर्टेनेबल टू द damages or the fines may be imposed on the particular person। अब हम टॉर्ट्स के आगे जाते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर है हमारा, that will be your human rights। अब ह्यूमन राइट्स में हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन राइट्स में हमें पता है एज एन इंडिविजुअल, एज ह्यूमंस हमारे कुछ राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, कि कोई भी हमें डिफेम ना करे, और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम अपने बिलीव्स को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके। इसके अलावा राइट टू मूव फ्रीली, कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल कर सकें, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर सकें। राइट टू फ्री हेल्थ फैसिलिटीज और गुड हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब क्या है हमारे ह्यूमन राइट्स। इस चैप्टर के अंडर हम ह्यूमन राइट्स को हमारे इंडियन लॉज से रिलेट करके पढ़ेंगे और इंटरनेशनल लॉज से भी रिलेट करके पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन डिटेल हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन से इसको रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ह्यूमन राइट्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज योर इंटरनेशनल लॉज। ठीक है, तो अभी तक जो हमने चीजें कवर की हैं वो हमारे नेशनल लॉज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। अब इंटरनेशनल लॉज में क्या हो जाता है, लॉ ऑफ सीज पढ़ेंगे हम, कि जो हमारा सी के थ्रू ट्रेड होता है वो कैसे गवर्न होता है, या मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो फिर वो कैसे गवर्न होगा। सिमिलरली अगर हम कहीं फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो वो कैसे गवर्न होगा। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी विल बी डिस्कसिंग अंडर द हेडिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंडर हम अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज भी पढ़ेंगे, जैसे अगर आपने यूएन सुना होगा, या अलग जो क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं कहाँ, इंटरनेशनल लॉ के अंडर। अब नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस। नेक्स्ट टॉपिक विल बी योर लीगल प्रोफेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली लीगल प्रोफेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी कंट्री में लीगल प्रोफेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसका हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स का जो लीगल सिस्टम चल रहा था, उसी से ही हमने बहुत सारी चीजें इम्बाइब की हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे लीगल सिस्टम में। तो लीगल प्रोफेशन में हम डिस्कस करेंगे एडवोकेट्स के बारे में, अटर्नीज के बारे में और लीगल ऑफिसर्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं।
कौन एडवोकेट बन सकता है? क्या सिर्फ हर जिस किसी ने भी लॉ की डिग्री कर लिया वो एडवोकेट बन सकता है? क्या वो प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं. दैट पर्सन हैव टू अपीयर फॉर द बार काउंसिल एग्जाम एंड ओनली आफ्टर क्लियरिंग दैट एग्जाम दे कैन बिकम एन एडवोकेट एंड प्रैक्टिस इन द कोर्ट्स. सो ये जो ऐसी माइन्यूट डिटेल्स हैं ये हम लीगल प्रोफेशन के जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दैट इज योर लीगल सर्विसेज. लीगल सर्विसेज में हम क्या पढ़ेंगे कि एज अ लॉयर और एज एन एडवोकेट आपकी क्या ड्यूटीज हैं और आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड. अब फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए कोई बहुत ही पुअर है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता केस फाइट करने के लिए, तो व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू सच अ पर्सन? ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर एक पैनल ऑफ एडवोकेट्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस लड़ते हैं. बट आपको जेन्युइनली ये प्रूव करना पड़ता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप केस लड़ सकें. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड. अब इस फ्री लीगल एड के लिए हमारे पास लॉ में क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हम हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल. अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स और लीगल मैक्सिम्स. जो हम टाइम टू टाइम जैसे हम लेक्चर में कवर करेंगे, आई विल बी डिस्कसिंग विद यू सर्टेन इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स जो हम डे टू डे लीगल अफेयर्स में यूज करते हैं या लीगल वर्ड्स जो हम यूज करते हैं. जैसे एक वर्ड है बोनाफाइड. बोनाफाइड जो वर्ड है वो हम लीगल एग्रीमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, ट्रांजैक्शंस में यूज करते हैं जिसका मतलब होता है गुड फेथ. So that way I'll be telling you certain important legal maxims and legal words which will help you understand the all the chapters जो हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे. So that is all with the syllabus. ये broadly आपकी categorization रहेगी syllabus की, अब basically into 7 chapters and along with this your legal maxims. So that is all with the syllabus. Now let us proceed to the next topic, that is previous trend. प्रीवियस ट्रेंड में क्या है, हम प्रीवियस ईयर के पेपर को असेस करते हैं और हम देखते हैं कि किस टॉपिक में से, किस यूनिट में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस कैसे है. सो जैसे कि सीयूईटी का कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है तो हमारे पास सिर्फ एक ही लीगल स्टडीज का पेपर है अभी अवेलेबल. तो उसकी असेसमेंट के बाद जो मैंने उसमें से कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू व्हाट इज द प्रीवियस ट्रेंड और आगे आपके पेपर में किस तरह से किस यूनिट में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो लेट अस डिस्कस. सो सबसे पहली जो आपकी यूनिट है लॉ, जो जिसमें आपके वेरियस लॉज कवर्ड हैं, प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और उसके अलावा टॉर्ट्स, आईपीसी, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस वर आस्क्ड. एंड इसके साथ ही जो सेकेंड यूनिट विल बी योर ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स को हम रिलेट करके पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से. कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स को जब हम पढ़ेंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 2 years में. आई वुड से इन 2 यूनिट्स में से ही आपके 50 में से अराउंड 25 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. ऑलराइट. इसके अलावा और कौन सी 2 हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे? नेक्स्ट विल बी योर इंटरनेशनल लॉ एंड देयर इज वन मोर टॉपिक जो इन्हीं टॉपिक्स के बीच में आ जाता है, दैट इज एडीआरस. सो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस
वर आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स। तो एडीआर्स का कॉन्सेप्ट भी जो हम लॉज में पढ़ेंगे उसी के बीच में एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। इनके बारे में भी हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आपको इसका पर्पस बता देती हूँ कि एडीआर्स का पर्पस क्या है। यूजुअली कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम कहाँ जाते हैं, वी गो टू द कोर्ट्स टू रिजॉल्व आवर डिस्प्यूट्स, बट वी हैव अ ऑल्टरनेटिव रेमेडी और अ सब्स्टिट्यूट रेमेडी, ताकि हमारा टाइम कम वेस्ट हो, हमारे पैसे कम लगे और हमें स्पीडी और इफेक्टिव जस्टिस मिले। तो हम कहाँ जाते हैं, इधर वी कैन रिजॉर्ट टू आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन या लोक अदालत, जहां पर आपको टेक्निकल प्रोसीजर्स में घुसने की जरूरत नहीं है और आपको स्पीडी और इफेक्टिव जस्टिस मिलता है। तो दीज आर द ब्रॉड कैटेगराइजेशंस। इसके अलावा 5-7 क्वेश्चंस आपके लीगल मैगजिम से आ जाते हैं या और रिलेटेड टॉपिक से आ जाते हैं। सो दिस इज द प्रीवियस ट्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स पेपर। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग that you have to do is complete your syllabus timely. अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो यू विल लैक ऑन योर स्कोर। आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पेपर अटेम्प्ट ही कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू दिस कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाएं पेपर के लिए, क्योंकि अभी तो आपके पेपर की डेट्स फ्रॉम 21 to 31 of May हैं। सो यू हैव ओवर 4 to 5 months। तो इतने टाइम में आप आराम से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। सो प्लीज कंप्लीट योर सिलेबस थॉरली। इसके बाद जो सेकेंड टिप है दैट इज रिव्यू ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इन वन ऑफ द क्लासेस ऑल्सो कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस यूनिट से, जैसे जैसे हम लेक्चर में कवर करेंगे तो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू कि प्रीवियस ईयर में इस यूनिट से ये क्वेश्चन आया था। सो दैट वे यू विल बी गेटिंग एन असेसमेंट फ्रॉम मी ऑल्सो, बट फ्रॉम योर ऑन साइड ऑल्सो आपको प्रीवियस ईयर पेपर खुद भी रिव्यू करना चाहिए। ठीक है। सो थर्ड इंपॉर्टेंट टिप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप विल बी प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नो मैटर हाउ हार्ड यू बिन प्रिपेयरिंग, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो यू विल लैक इन योर परफॉर्मेंस। नाउ व्हाई यू विल लैक इन योर परफॉर्मेंस, आपको एक तो आइडिया नहीं होगा टाइम मैनेजमेंट का। सो व्हाट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट विल गिव यू एन एज इन योर टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम प्रॉपर टाइम फ्रेम में 45 मिनट्स में जितने आपके नेसेसरी 40 क्वेश्चंस हैं वो एक सिस्टमैटिक मैनर में कवर कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल आल्सो गेट एन आइडिया कि कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं या कौन से क्वेश्चंस को आपको करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो आप वो पहले ही चॉक आउट कर पाएंगे और उन टॉपिक्स पे अपना ज़्यादा टाइम लगा के आप उनको भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट के अलावा जो सेकेंड चीज़ है, इट विल boost your confidence. How it will boost your confidence? कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया, आप सीधा पूरा सिलेबस कवर करके एग्जाम देने बैठ गए, तो आप एकदम से पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे कि मुझे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाना चाहिए, कौन सी यूनिट मुझे पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए, कौन सी बाद में करनी चाहिए। तो इफ यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड एम्पल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, सो उससे क्या होगा, यू विल बी कॉन्फिडेंट वाइल यू विल बी सिटिंग इन द एग्जाम एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही शांत दिमाग से। तो दिस वे दीज 3 आर द important tips which I have gathered while I have interacted with students or I myself have been preparing or from my teaching experience. These, if you follow these 3 tips रिलीजियसली, तो इट विल गिव यू एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। सो इसके साथ साथ एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नेसेसरी विल बी योर कंसिस्टेंसी।
अब इन तीनों टिप्स को आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन 1 महीना फॉलो किया और उसके बाद छोड़ दिया. Only those people who will be following these steps consistently, they will see the results and they will get an edge over the other people. All right. So that is all with the strategy tips. And after this, okay. So that is all we had to discuss with today's class. तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है? आपका पेपर का पैटर्न डिस्कस किया है, सिलेबस डिस्कस किया है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं विच विल हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स और आप अपनी मनपसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपका लेक्चर 1 दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू जुडिशरी. सो दैट इज ऑल विद टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन. आई होप यू ऑल हैव अ नाइस डे. थैंक यू.